हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। पिछले पार्ट्स के अंदर मैंने आपको इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उससे आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, इस बार हम बात करेंगे चंबल प्रोजेक्ट के बारे में। चंबल प्रोजेक्ट जैसे नाम से आपको पता चल ही रहा है, चंबल एक रिवर है, उसके ऊपर है बना हुआ है। ये चंबल एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर बना हुआ है। देखिए, ये एमपी से निकलती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट एमपी और राजस्थान के साथ पार्टनरशिप के अंदर है। 50-50% पार्टनरशिप है। राजस्थान और एमपी की 50-50% पार्टनरशिप है। 50-50%। इरिगेशन में भी 50-50, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर 1/3 मिलता है। इसको 1/3, इसको 1/3, और एक 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये 50-50 पार्टनरशिप है। अब ये रिवर देखिए कहां से निकलती है। ये रिवर निकलती है, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका मेरू। मेरू के अंदर हिल्स है, जानापाव हिल्स। जानापाव हिल्स है, उस जानापाव हिल्स से निकलती है ये। और राजस्थान के अंदर जो इसका एंट्रेंस है, राजस्थान में इसका एंट्रेंस होता है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, चौरासीगढ़ में एंटर होता है। इस जो प्रोजेक्ट के अंदर 4 डैम बने हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 डैम बने हुए हैं। कौन कौन से? अगर अपने नीचे से शुरू करते हैं, साउथ टू नॉर्थ जाएं, तो नीचे सबसे पहले आता है गांधी सागर डैम। सबसे पहले आता है गांधी सागर डैम। ये एमपी के अंदर ही है। उसके बाद में राणा सागर डैम। राणा सागर डैम, उसके बाद में जवाहर सागर डैम। ठीक है, और आज का लास्ट है कोटा बैराज डैम या कोटा डैम से। कोटा डैम। देखिए, ये जो आपकी प्रोजेक्ट है, ये भी 3 फेज के अंदर चला था। 3 फेज के अंदर चला था ये भी। फर्स्ट फेज के अंदर आपका गांधी सागर और कोटा डैम, ये दोनों बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। गांधी सागर डैम ये आपका 1960 के अंदर बन जाता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट शुरू होता है वैसे 1952 से 1954 के बीच में प्रोजेक्ट शुरू होता है ये। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग 1952 से 1954 तक है। ठीक है, गांधी सागर डैम है आपका, वो 1960 के अंदर बना है। ठीक है, ये चौरासीगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। चौरासीगढ़ जहां से ये रिवर राजस्थान के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब इसका मैप बना देता हूं मैं छोटा सा। मैप बना देता हूं, आप एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लीजिए जल्दी से। उस वाली साइड को यूज करके मैं मैप बना रहा हूं इसका। देखिए, ये मेहू मध्य प्रदेश से शुरू होती है। मेहू एक जगह है, जानापाव पहाड़ी से, वहां से ये एंटर करती है। ठीक है, यहाँ डैम है गांधी सागर। ठीक है, यहाँ गांधी सागर डैम है। ये गांधी सागर डैम एमपी के अंदर पड़ता है, और सबसे पहले इसी को बनाया था 1960s के अंदर, और कोटा डैम को भी इसी के साथ फर्स्ट फेज के अंदर। ये डैम जो चौरासीगढ़ है, यहाँ जहां से ये राजस्थान के अंदर एंटर करता है, उससे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से ये चित्तौड़ से फिर ये झालावाड़ से 12, आगे कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक ये जाती है। ठीक है, और लास्ट में जाके यमुना के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, लास्ट में यमुना तक जाएगी। अब ये चित्तौड़गढ़ की चौरासीगढ़ जो गांव है, वहां से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, गांधी सागर डैम आपका
चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। दूसरी बात इसके अंदर जो याद रखनी है, इसके ऊपर भी जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूसर है वो लगे होते हैं। सिंपल मीनिंग में जनरेटर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेट 1960s के अंदर ये बना है। ठीक है, एमपी के अंदर है, यानी कि राजस्थान के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दो प्लेटू है, एमपी के दो प्लेटू हैं, उनका नाम मानपुरा और रामपुरा। मानपुरा और रामपुरा नेम के दो प्लेटू हैं, उन प्लेटूज के बीच से निकलता है। ठीक है, और ये मानपुरा उसकी तहसील है। ठीक है, उसकी सब डिवीजन है। मानपुरा तहसील के अंदर दो प्लेटूज है, उनके बीच से निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ पे, इरिगेशन एमपी के अंदर देता है। अब देखिए, इससे दो कैनाल्स भी निकलती है, एक लेफ्ट निकलेगी और एक राइट निकलेगी, लेफ्ट और राइट। उनके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। वैसे आपको बता ही देता हूँ, जो लेफ्ट कैनल है वो बूंदी चली जाती है और मेज रिवर के अंदर मिक्स हो जाती है, और जो राइट वाली है वो पार्वती रिवर जो आपकी है उसको क्रॉस करके और आगे जाकर आपकी यमुना के अंदर मर्ज हो जाती है। तो ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट और राइट दो कैनाल निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए चौरासीगढ़ से राणा सागर डैम, देखिए ये चित्तौड़गढ़ का एक गांव है। चूलिया वहां से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। चूलिया यहाँ पे एक गांव भी है और चूलिया एक वाटरफॉल भी है। चूलिया एक वाटरफॉल भी है। चूलिया वाटरफॉल की क्या एक स्पेशल बात है, ये 18 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, 18 मीटर की हाइट के ऊपर है। राजस्थान का सबसे ज्यादा हाइट वाला वाटरफॉल है। राजस्थान का सबसे ज्यादा हाइट वाला वाटरफॉल है चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, ये चूलिया वाटरफॉल इसी के अंदर है। और सेकंड थिंग, ये चूलिया ग्राम के अंदर है और ये 1970 के अंदर बिल्डअप हुआ था। इसके ऊपर भी सेम हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे। ठीक है, इससे इरिगेशन भी होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है। इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम ये कोटा के अंदर पड़ता है। जवाहर सागर डैम कोटा के अंदर पड़ता है। ये थर्ड फेज, ये सेकंड फेज के अंदर बना हुआ था। ठीक है, ये सेकंड फेज के अंदर बना हुआ था और राणा प्रताप है वो थर्ड फेज के अंदर बना था। ये दोनों फर्स्ट फेज के अंदर बने थे। तो जो आपका जवाहर सागर डैम है वो सेकंड फेज के अंदर बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका भी यूज सेम, इरिगेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसके बारे में कोई और खास बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो लास्ट डैम है वो है कोटा डैम। कोटा डैम की खास बात ये है कि ये सिर्फ इरिगेशन देता है, इरिगेशन में यूज आता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका कोई यूज नहीं है। ये 4th नंबर का डैम है, कोटा डैम जिसको बोलते हैं, कोटा डैम। और ये भी सेम फर्स्ट फेज के अंदर बना था गांधी सागर डैम के साथ पे। ठीक है, तो ये इसके बारे में जितनी बातें आपको बता सकते थे उतनी बता दी। इरिगेशन के अंदर है तो इससे कैनाल्स निकलती है, सिमिलरली गांधी सागर की तरह लेफ्ट और राइट कैनाल्स निकलती है। जो यहाँ लेफ्ट से निकलेगी वो कोटा बूंदी के अंदर इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कराएगी, और जो राइट से निकलेगी वो पार्वती परवन इन रिवर को क्रॉस करती करती वापस मध्य प्रदेश के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये आप अब लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पे एक मेरू, ठीक है, एमपी के अंदर। अब देखिए एक बार मैं इरेज कर रहा हूं डिस्टेंस। वर्ड, ये वर्ड की एकमात्र ऐसी रिवर है, एकमात्र ऐसा रिवर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 100 किलोमीटर के अंदर 3 डैम्स बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ डैम इज 3। कैसे, देखिए गांधी सागर की जो डिस्टेंस है, राणा सागर या राणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं इसको, राणा सागर या राणा प्रताप सागर डैम, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर डैम। इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो है 48 किलोमीटर। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम की जो जवाहर सागर से जो डिस्टेंस है वो है 33 किलोमीटर, और इस जवाहर सागर की जो कोटा डैम से जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर के अंदर 3 डैम बने हुए हैं। ठीक है,
एकमात्र ऐसी रिवर है जिसके ऊपर 3 डैम बने हुए हैं 100 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। और इनसे 3 से इरिगेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। देखिए ये दोनों डैम कोटा के अंदर है, इस वजह से कोटा को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। कोटा एक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इसको, क्योंकि वाटर सप्लाई सबसे बड़ी चीज है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलप होने के लिए। तो कोटा को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है इन दोनों डैम्स ने, ठीक है। तो चंबल प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी आपको बतानी थी मैं बता चुका हूँ। हाँ, इसके बेनिफिट्स आपको देखने हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको फायदा हुआ है, उनके लिए पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड होने लगा इजीली, इरिगेशन के अंदर उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने लगी। सेकंड थिंग, यहाँ पे इको टूरिज्म बढ़ा है, ठीक है। तो ये चंबल रिवर के बारे में जितनी भी जानकारी आपको बतानी थी मैं बता चुका हूँ। थोड़े जिले भी आप ध्यान में रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ से झालावाड़ से कोटा, बूंदी, बारा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर आगे तक यमुना में चली जाती है, ठीक है। चंबल प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बातें बतानी थी मैं बता चुका हूँ। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में माही बजार सागर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए चंबल प्रोजेक्ट के ऊपर सारी बातें हो चुकी है। चंबल प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्रोजेक्ट है माही बजार सागर। माही बजार सागर प्रोजेक्ट है। चंबल रिवर की डिस्टेंस आपसे लंबाई आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन 1051 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। टेस्ट करता हूँ इसको। नेक्स्ट जो है वो है माही बजार सागर। देखिए माही बजार सागर का काम भी 3 फेज के अंदर हुआ है। इसका काम भी 3 फेज के अंदर हुआ है। अब देखिए ये रिवर कौन सी पे है? माही रिवर पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो यही, माही रिवर एमपी से आती है, ठीक है। ओरिजिन इसका कहां से है? एमपी से। लेकिन ये सॉरी इसका नाम तो चेंज कीजिए, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। MBBS, एक बी कम है, MBS, ठीक है। MBS प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। अब देखिए ये किसके ऊपर सिचुएटेड है? माही रिवर के ऊपर। सेकंड थिंग इसकी, ये है किसका? ये राजस्थान स्टेट प्लस गुजरात स्टेट का प्रोजेक्ट है। इसमें राजस्थान की जो पार्टनरशिप है वो 45 एंड गुजरात की 55, ठीक है। अब देखिए ये 3 फेज के अंदर हुआ था, ठीक है। तो फेज फर्स्ट के अंदर जो बोरकुंडा एक गांव है, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। वहां पर माही बजार नाम से एक डैम बनाया गया, ठीक है। तो बोरकुंडा जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, वहां माही बजाज सागर डैम बनाया, ठीक है। माही रिवर है और बजाज एक फ्रीडम फाइटर थे, जमनालाल बजाज, उनकी मेमोरी के अंदर इसको बजाज नाम दे दिया। कंप्लीट नाम है माही बजाज सागर डैम। फर्स्ट फेज के अंदर ये डेवलप किया गया, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर आप देखिए इरिगेशन के लिए यहां से 2 रिवर निकाली गई, ठीक है। इरिगेशन के लिए यहां से 2 रिवर निकाली गई जो कि डूंगरपुर में आनंदपुरी, डूंगरपुर के अंदर आनंदपुरी और यहाँ पे दूसरा है सांगवाड़ा। आनंदपुरी और सांगवाड़ा के अंदर इरिगेशन के लिए ये रिवर्स निकाली गई। सांगवाड़ा सेकंड फेज के अंदर ये हुआ। मेनली जो इसका जो पर्पस था वो था इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन। और थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे 2 पावर हाउस डेवलप किए गए, ठीक है। और उनकी जो पोटेंशियल है वो है 140 मेगावाट, ठीक है। 140 मेगावाट। पॉइंट के अंदर और भी है 94 है, शायद 94 कर लीजिए आप, 140.94 मेगावाट। तो ये इनकी पावर।
तो क्या 3 फेज के अंदर ये बना, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर बोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर नाम से एक डैम बनाया गया, ठीक है। सेकंड के अंदर डूंगरपुर के 2 जगह आनंदपुरी और सांगवाड़ा को इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से कैनाल निकाली, और थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे 2 पावर हाउस डेवलप किए, ठीक है। इस पावर हाउस से अपने को 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान की ये पार्टनरशिप के अंदर ये चला था, ठीक है। ये जो माही बजाज सागर डैम है, ये राजस्थान का डैम है, ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है राजस्थान के अंदर, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट डैम है। देखिए ये गुजरात और राजस्थान का एक साथ चलने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए इनके बीच में समझौता हुआ था 1966 को, और इस समझौते के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट हुआ था, एक सॉरी इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही ये पार्टनरशिप डिवाइड की हुई है, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही ये पार्टनरशिप डिवाइड की हुई है। तो ये माही बजाज सागर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके अंदर। देखिए एक दूसरी बात, एक ये बहुत ही रूरल एरिया है जहाँ पे ये डेवलप किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा फायदा हुआ है इस चीज से। रूरल एरिया के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल सुधरा है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे सकता था वो दी है। इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए माही बजाज सागर के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, इस पे अपना डिस्कशन हो चुका है। देखिए इसके बाद में आपका एक टॉपिक है कि इरिगेशन के डेवलपमेंट में आप क्या सजेस्ट कर सकते हो। देखिए तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे है कि आप इरिगेशन के डेवलपमेंट में आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि इरिगेशन के डेवलपमेंट में आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। मेरी तरफ से यही सजेशन है इरिगेशन के डेवलपमेंट में कि जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए, जैसे ड्रिप कलर सिस्टम है या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आप इरिगेशन है उसको प्रेफरेंस दे के बजाय आप पूरे के पूरे जो लैंड है उसको पानी से भरने की, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सजेशन है, आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो घर पे आप नोट्स बना रहे हैं उनमें जरूर लिखिएगा कम से कम 5 से 7, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड। देखिए पोर्टेबल वाटर आपको पता है पीने लायक पानी। देखिए पोर्टेबल वाटर आपको पता है पीने लायक पानी, राजस्थान के अंदर पीने लायक पानी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, ठीक है। यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है पानी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो बहुत सारी बातें बताई थी इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी पोर्टेबल वाटर से रिलेटेड। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो वाटर है वो 1.16 मेयरली 1% ही है जो इंडिया के टोटल वाटर है उसका, और एरिया सबसे ज्यादा है, एरिया ऑलमोस्ट 10.41% है एरिया इसका इतना है, और वाटर सप्लाई इसके पास इतनी है। तो आप बताइए कैसी कंडीशन होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ है यहाँ की पानी से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा देखिए जितना भी पानी है मान लीजिए 1% है उसमें से भी पानी फ्लोराइडी which means उसके अंदर फ्लोराइड पार्टिकल, और उससे भी ज्यादा सलाइन वाटर है, ठीक है। तो ना तो फ्लोराइड वाला पानी पीने लायक है ना ही सलाइन वाला पानी पीने लायक है। तो इसमें से भी जो 1% है मेयरली उसमें से भी फ्लोराइड और सलाइन वाटर भी है, which means ये पीने लायक नहीं है, और इरिगेशन में भी इसका कोई खास यूज नहीं है। इसलिए बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आपके इस टॉपिक के अंदर यही बातें बार बार में बोली जाएंगी कि राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। क्यों? देखिए क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको बता दूं सिंपल। देखिए यहाँ फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ अरावली है, यहाँ कुछ फॉरेस्ट है, यहाँ फिर प्लेटो आ गया, यहाँ फिर फॉरेस्ट है। तो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ फिर थोड़ा ठंडा एरिया ज्यादा है। इस वजह से आप देखिए कि हर जगह अलग अलग टाइप के क्लाइमेट मिल रहे हैं। तो क्लाइमेट के बीच में इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे जो टोटल एरिया जो है वो आपका सूखा है। टोटल एरिया अगर मैं लिखूं कि 66% प्लस ही आपका है वो आपका डेजर्ट है। डेजर्ट होने की वजह से
बहुत ज्यादा सूखा एरिया माना जाएगा वो, और सूखे एरिया के अंदर पानी की प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन एक चांदन टैप मिला था जैसलमेर के अंदर, अगर आपको शायद मैंने बताया नहीं होगा पीछे, जैसलमेर के अंदर एक चांदन टैप मिला था। उस चांदन टैप को पॉट ऑफ थार, थार का मटका या थार का घड़ा टाइप कुछ बोला जाता है, पॉट ऑफ थार, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, पॉट ऑफ थार बोला जाता है चांदन टैप को, चांदन टैप को। लेकिन ये ऐसी चीजें बहुत ही कम है, ऐसी चीजें बहुत ही कम है, लेकिन जो स्कार्सिटी है, जो कमी है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कमी की वजह से आपको पता ही है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे लोगों के बीच में। आप देखते भी होंगे पानी के लिए बहुत ज्यादा विवाद होते हैं, पानी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और इसके जो सोर्सेज हैं, जो पुराने सोर्सेज हैं, उन वो खराब हो चुके हैं। मतलब पानी के जो पुराने सोर्सेज थे वो अब उतने ज्यादा यूजफुल नहीं रहे हैं जितने पहले रहते थे। ठीक है, इसके सुधार के लिए क्या क्या करने चाहिए? इसके सुधार के लिए देखिए, जितने भी ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, जितने भी ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये जो ट्रेडिशनल सोर्स है, इनका थोड़ा सा इनके अंदर साइंस और ऐड कर दी जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे रिहेबिलिटेशन के सोर्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इस रिहेबिलिटेशन के अंदर कौन कौन लगे हुए हैं। एक आपकी इंस्टीट्यूट है सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसको बोलेंगे आप CSE। ठीक है, एक और है इसके अलावा TSBS, उसको आप बोलेंगे थार सोशल डेवलपिंग सोसाइटी, थार सोशल डेवलपिंग सोसाइटी। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज्यादा प्रोग्राम चला रहे हैं इससे रिलेटेड, लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर कर रहे हैं इससे रिलेटेड कि आप पानी का कम से कम यूज कीजिए, जितना आप कम से कम यूज करेंगे उतना आपके लिए यूजफुल होने वाला है इस स्कार्सिटी के अंदर, इस पानी की जो कमी चल रही है उसके अंदर। ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिट, और बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस मामले में आगे आ रहे हैं अब। ठीक है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है इसके अंतर्गत, बहुत ही ज्यादा इसको अवेयर किया जा रहा है लोगों को। देखिए, इसके अलावा देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने की वजह से सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, विच मींस लोगों की जो क्वांटिटी है, लोगों का नंबर ऑफ पीपल है, वो बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ती जा रही है, वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं, ह्यूमंस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं इस वाटर से रिलेटेड, वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड। इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, पानी की स्कार्सिटी से बचने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। ठीक है, जैसे हर एक जिले को जल ग्राम बनाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जल ग्राम बनाने से रिलेटेड एक योजना चल रही है, जिसको सरकार बहुत ज्यादा हेल्प दे रही है, गवर्नमेंट, जल ग्राम बनाना। ठीक है, जल ग्राम बनाने का बेसिक मीन्स ये है कि उसकी जो पोर्टेबल वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे न कैसे करके हैंडल किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जर्मन कंपनी की एक हेल्प से, जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से, जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से अपनी योजना नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया होगा, सॉरी इंदिरा गांधी वाला लास्ट के अंदर किया था, तो इसलिए उसके अंदर मैंने आपको बताया होगा गंधेली साहबा जो लिफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ये वाटर स्कार्सिटी के लिए छोटी छोटी नहरें और निकाल रहे हैं उसे, छोटी छोटी कैनाल्स और निकाल रहे हैं उसे, ताकि सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबल वाटर की जो प्रॉब्लम है उससे डील किया जा सके। गंधेली साहबा जो आपकी लिफ्ट कैनाल है उसके ऊपर से ये निकाल के और पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ठीक है, जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से ये प्रोग्राम चल रहा है, आपनी योजना जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, गंधेली और सावा, इस आपनी योजना के थ्रू हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू यहाँ के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट लिया जा रहा है। रूरल एरियाज के अंदर जो पोर्टेबल वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है बहुत ही इजीली। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा देखिए एक आपकी हेडिंग है रूरल पोर्टेबल वाटर, रूरल पोर्टेबल वाटर।
इसका मतलब यही है कि जो आपने विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे पोर्टेबल वाटर के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, वहां पे पोर्टेबल वाटर के लिए ऑलमोस्ट 42,000 जो विलेजेस हैं वहां पे पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग एनजीओ, अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्प से ये प्रोग्राम चल रहा है। और उससे भी ज्यादा 66,000 ढाणी, जो छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं, छोटे छोटे 10-10, 15-15 जो एक घर बसे हुए हैं, उनको ढाणीज बोला जाता है। तो उन ढाणीज 66,000 ढाणीज को वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार योजना चला रही है। ठीक है, इसके अलावा ये तो रूरल एरियाज के अंदर है। अर्बन एरियाज के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अर्बन एरियाज के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे कि अर्बन एरिया के अंदर 20% जो वाटर सप्लाई है वो आपको ग्राउंड वाटर से दी जा रही है। ठीक है, 20% ग्राउंड वाटर या जिसको सरफेस वाटर बोल रहे हो, ठीक है, और 60% अंडरग्राउंड वाटर, 60% अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू और 20% दोनों का मिक्सअप। ठीक है, कुल मिला के गवर्नमेंट हर एक तरीके से कोशिश कर रही है कि पोर्टेबल वाटर हर एक बंदे को प्रोवाइड हो जाए, हर एक बंदे को पीने लायक पानी तो मिले ही मिले। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि 20% को तो वो ग्राउंड वाटर भी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर मिल रहा है, 60% को अंडरग्राउंड वाटर और 20% को मिक्सअप वाटर, यानी कि दोनों का मिक्सअप। और ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 200 प्लस सिटीज के अंदर ये चल रहा है। 200 प्लस सिटीज के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है कि पोर्टेबल वाटर इजीली प्रोवाइड कराया जाए जहां ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बहुत से और प्रोजेक्ट भी है, जैसे ईसरदा डैम, आपने नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं अभी सुना देता हूँ। ईसरदा डैम नाम से एक बांध बनाया हुआ है, एक डैम बनाया हुआ है, वो स्पेशली पोर्टेबल वाटर के लिए ही है। तो ईसरदा डैम, ठीक है, ईसरदा डैम आपको याद रखना है इसके लिए। उसके अलावा देखिए बाड़मेर के अंदर एक बाड़मेर लिफ्ट निकाली जा रही है, वो भी पोर्टेबल वाटर के लिए है, बाड़मेर लिफ्ट। ठीक है, जयपुर बिलासपुर पेयजल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मैं इनको लिख देता हूं साथ साथ में, आप भी नोट करते रहिएगा। बाड़मेर लिफ्ट, ठीक है, बाड़मेर लिफ्ट चल रहा है। जयपुर बिलासपुर फेज सेकंड, जयपुर बिलासपुर फेज सेकंड, चंबल बिलासपुर लिंक रोड नहीं, सॉरी, लिंक रिवर या लिंक कैनाल बोल सकते हैं, सॉरी, चंबल बिलासपुर लिंक कैनाल। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इन सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही एम दिया है कि आप पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम से कैसे न कैसे करके हमें छुड़ाइए, हमें इससे बचाइए। ठीक है, देखिए ये सारी बातें मैंने आपको पोर्टेबल वाटर के लिए बताई। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पोर्टेबल वाटर का टॉपिक इतना ही है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर और वाटर मेंटेनेंस के लिए और क्या क्या प्रोग्राम चलेंगे। देखिए ये टॉपिक बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर आपको वो प्रोग्राम्स लिखने हैं जो वाटर स्कार्सिटी से बचाने के लिए, इरिगेशन के डेवलपमेंट के लिए और वाटर की सेंसिबल मेंटेनेंस के लिए चलाए हैं। ठीक है, जैसे स्वयं जल धारा योजना है, या जो कि 2002 के अंदर आई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोग्राम है 2005 के अंदर आया है, या एक योजना जो आपकी इंपॉर्टेंट है उसका नाम पूछा जा सकता है या उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है आपसे, वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, तो उस योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उस योजना का जो बेसिक एम है वो वही एम है जो मैं जब से बता रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो है पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाना, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और ऑलमोस्ट 9 ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने इलेक्ट किया है इस काम के लिए, प्लस एनजीओज भी है उसके अंदर। ठीक है, जो सिर्फ यही काम को देखेंगे, सिर्फ पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम को ही डील करेंगे। ठीक है, और जुलाई के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने बोला भी है कि सबको पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई जिसको ये चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो 2016 जुलाई के अंदर इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है,
तो आपके चैप्टर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता था, जितना डिस्कशन कर सकता था, मैंने किया। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, प्रश्न आपको है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।